हंसी भी होते हैं ये दिल फरेब भी, अजब एहसास रखते हैं बेजुबानी में भी। एक रिश्ता है इनसे हमारी जिंदगी का भी, खूबसूरत बनाते हैं ये हमारे घर को भी। आज के इंसान की दीगर जरूरत है ये, इनसे रोशन होती हैं दरो दीवार की तन्हाई भी। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के बाद जीवन की जरूरतों में फर्नीचर का अहम स्थान है। घर, दुकान, स्कूल, कार्यालय, हर जगह मांग है खूबसूरत और टिकाऊ फर्नीचर की। सदियों पुराना इतिहास है इस फर्नीचर का। सभ्यता के प्रारंभ में जब मानवों ने बस्तियों में सामूहिक रूप से रहना शुरू किया, तभी से मानव के सहयोगी के तौर पर उसके साथ है ये फर्नीचर। शुरुआत बहुत सादे तरीके से हुई, जैसे बैठने के आसन, चौकी और पलंग। सभ्यता के विकास के साथ ही इसकी प्रकृति में भी विकास हुआ और आज ये हाजिर है एक बेमिसाल और बेहतरीन कारोबार के रूप में। इस फर्नीचर के कारोबार का प्रमुख केंद्र वो शहर है जो बांस बरेली के नाम से मशहूर है। जी हाँ, वो है उत्तर प्रदेश का बरेली शहर। बरेली ब्रिटिश काल में फर्नीचर निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। दूसरे विश्व युद्ध के समय पूरे भारत का लगभग आधा फर्नीचर बरेली में ही बनता था। एक लंबे वक्त से इस कारोबार से जुड़े इस्लाम भाई कहते हैं कि बरेली के फर्नीचर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय अय्यूब खां को जाता है। उनके द्वारा स्थापित अय्यूब खां एंड सन्स नामक फर्म लगभग 1949 में खत्म हो गई। लेकिन इस फर्म के द्वारा बनाया गया फर्नीचर आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के कई कॉलेजों में जस का तस मौजूद है। आखिर कुछ तो बात होगी उस फर्म में जिसका फर्नीचर विदेशों तक पहुंचा। क्या थी अय्यूब खां के बनाए फर्नीचरों की विशेषता एवं विविधता? कहाँ और कितनी थी उनके माल की मांग? और कितने कारीगरों को खुद से जोड़े हुआ था उनका कारोबार? इस बाबत हमें बताया श्री मेहताब अहमद ने। अय्यूब खां एंड सन्स जो थे ये बरेली में सबसे पहले फर्नीचर के निर्माता के रूप में शुरू हुए और यहाँ पर फर्नीचर जो है शीशम की लकड़ी की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, क्योंकि तराई का इलाका और नेपाल जो था वो यहाँ पे सबसे पास था। शीशम की लकड़ी का फर्नीचर वो पूरे आलम दुनिया में आज भी सबसे अच्छे फर्नीचर की शक्ल में माना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BHU में इन्हीं में नहीं बल्कि पिछले 250-300 साल से बरेली का जो फर्नीचर जिस वजह से मशहूर था कि यहाँ से जो भी चीज बन के जाया करती थी वो आज भी वैसी मौजूद है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर शीशम से अच्छा किसी चीज का नहीं बनता है। और अय्यूब खां के बाद ही उनकी जनरेशन की वजह से आज तक बरेली का जो उद्योग है उन्हीं की वजह से मौजूद है। 1914 की वार में सबसे ज्यादा फर्नीचर बरेली से गया है, यानी जो मुल्क हिंदुस्तान के साथ थे उन मुल्कों में फर्नीचर गया। और मैं ये आपको बता दूं कि बरेली का फर्नीचर इंग्लैंड जाया करता था यहीं से, यानी 1947 से पहले, यानी 1910, 1912, 1914 की वार के बाद 1918, 20, 25, 30 तक मेरे फादर बताया करते थे कि वो फर्नीचर यहाँ से इंग्लैंड भी जाया करता और हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में अप्लाई किया। मेरे फादर बताया करते थे कि लगभग 400 लोग उनके कारखाने में हुआ करते थे, क्योंकि लकड़ी चीरने वाले और सबसे लट्ठों को काटने वाले, फिर उन्हें रंधने वाले, फिर उन्हें घिसाई करने वाले, फिर रेखमाल करने वाले, फिर उसके बाद पॉलिशमैन। यानी अगर एक चेयर हम लेते हैं तो कम से कम 7 आदमियों के हाथ से निकल के वो चेयर आती है। के दौर का जो भी फर्नीचर जहां गया है वो आज भी उसी शक्ल में रखा हुआ है। बेशक उसमें पॉलिश की तो कमी आई है, लेकिन वो फर्नीचर मजबूती के लिहाज से आज भी वैसा, और मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले 50 साल तक वो वैसा ही रहेगा। अय्यूब खां एंड सन्स वो फर्म जिसकी कारीगरी का लोहा 7 समंदर पार भी माना गया। इसकी स्थापना के बारे में फर्नीचर से जुड़े जानकार भी कुछ नहीं बता पाते, लेकिन कुछ पुराने कारोबारी कहते हैं कि उन्हें इतना जरूर पता है कि सन 1891 में बरेली में अय्यूब खां एंड सन्स का दूसरा शोरूम बना था। आज भी बरेली में वो चौराहा अय्यूब खां चौराहे के नाम से जाना जाता है, जहां कभी करीब 60 साल पहले अय्यूब खां एंड सन्स का शोरूम हुआ करता था।
वैसे देश की आजादी से पहले की कई सारी फर्में आज भी बरेली में उसी शान के साथ मौजूद हैं। आजादी के पहले फर्नीचर व्यवसाय की स्थिति क्या थी? फर्नीचर की कितनी मांग होती थी और कितनी खपत होती थी? साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का बरेली शहर ही फर्नीचर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर क्यों उभरा? श्री मेहताब अहमद। बरेली का जो फर्नीचर जिस वजह से मशहूर था कि यहाँ से जो भी चीज बन के जाया करती थी वो आज भी वैसी मौजूद है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर शीशम से अच्छा किसी चीज का नहीं बनता है। और अय्यूब खां के बाद ही उनकी जनरेशन की वजह से आज तक बरेली का जो उद्योग है उन्हीं की वजह से मौजूद है। देखिए, शीशम की लकड़ी उसमें सोफे हुआ करते थे, कुर्सियां हुआ करती थी, अलमारी हुआ करती थी, वार्डरोब्स हुआ करती थी, ड्रेसिंग टेबल्स हुआ करते थे, इजी चेयर्स हुआ करती थी, बेड हुआ करते थे, सेंटर टेबल्स हुआ करती थी। ये बेस फर्नीचर थे। और इसके साथ साथ ऑफिस के जितने भी फर्नीचर थे, ऑफिस की एक टेबल सेक्रेटरी टेबल कहलाती है जो 8 फुट 4 फुट की आती है, जिसको ये प्रिज्यूम किया जाता था कि सेक्रेटरी टेबल है, और वो सबसे बड़ी यानी हाई क्लास की वो टेबल कहलाया करती थी। जो मुझे बचपन में ध्यान है कि मेरे फादर जो है वो सेक्रेटरी टेबल कुछ स्पेशल लोगों के लिए बन के जाया करती थी। एक रिवॉल्विंग चेयर बन के जाया करती थी जो अब स्टील के उसमें आई है, लेकिन लकड़ी की रिवॉल्विंग चेयर हुआ करती थी। एक किताबदान हुआ करता था जो बिल्कुल घूमता था, चारों तरफ उसमें किताबें रखी हुआ करती थी, और वो किताबदान हुआ करता था जो अब अवेलेबल ही नहीं है, बनता ही नहीं। बड़ा बेजोड़ है बरेली के फर्नीचरों का बेहतरीन जोड़। काफी अहम है वो बुनियादी खासियतें जिन्होंने बरेली के फर्नीचर को आसमान की बुलंदियां दी। इस कारोबार से जुड़े पुराने कारोबारी कहते हैं कि यहाँ के फर्नीचर की खास विशेषता इसकी मजबूती है। फर्नीचर बनाने के लिए शीशम और सागौन की लकड़ी बेहतरीन होती हैं। फर्नीचर के पुराने कारीगर लकड़ी के अच्छे जोड़ के लिए उपयोगी लकड़ी का चुनाव करते हैं। किसी फर्नीचर के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग लकड़ी के प्रयोग किए जाते हैं। परंपरागत फर्नीचर निर्माण में 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का नहीं बल्कि लकड़ी के पेचों का इस्तेमाल किया जाता है। शानदार पॉलिश भी यहाँ के फर्नीचरों की खासियत है। मांग के अनुरूप चीज तैयार करके उस पर पॉलिश भी की जाती है। पॉलिश किए जाने के बाद कई दिनों तक मजदूर तैयार माल की रगड़ाई करते हैं, सुखाते हैं, फिर रगड़ाई करते हैं, और इस तरह कई दिनों की मेहनत के बाद मिलता है फर्नीचर को उसका अंतिम स्वरूप। फिर सौंप दिया जाता है उसके ग्राहक को ये दिल लुभावना फर्नीचर। श्री मेहताब अहमद। देखिए, उसमें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आरी, पेचकस। सबसे पहले तो लकड़ी लेते हैं, फिर वो आरा मशीन पे चिरती है, बड़े बड़े गट्ठर जो हैं उसको छोटे किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर मिनी उसके पीस किए जाते हैं। यानी जो चीज़ हमें तैयार करना है, सोफा सेट तैयार करना है, तो सोफे के साइज का खाका खींचा जाता है, उस खाके के अकॉर्डिंगली उसे चिरवाते हैं। फिर मशीन पे चिरने के बाद वो आती है तो कारपेंटर उसे फिक्स करता है। उसे फिक्सिंग के बाद उसकी रगड़ाई की जाती है, उसके बाद उस पर पॉलिश शुरू होता है। यानी जिस वक्त अदद तैयार होकर रखा जाता है, तो जिस तरीके से किसी की शादी होने वाली होती है, तो दुल्हन को तैयार करने से पहले जो पोजीशन होती है वो उस वक्त उस पोजीशन में होता है, फिर उसे पॉलिश करके तैयार करके रखा जाता है, जिसे एक दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। जिस तरीके से दुल्हन तैयार की जाती है, इसी तरीके में फर्नीचर पॉलिश करके तैयार किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमें जो लकड़ी कटवाना है, कोई भी सामान तैयार करवाने के लिए, वो पक्की हो। पक्की का मतलब ये है कि एटलीस्ट कम से कम 10 साल पुरानी हो, और उसको पक्के होने का एक इंडिकेशन ये है कि जब तक लकड़ी चिरवा के उसमें अंदर 2 या 3 बरसात का पानी उसके ऊपर से नहीं निकल जाएगा, तब तक वो पक्के के उसमें नहीं आएगी। अगर बरसात का पानी बगैर भिगोए हुए कोई भी फर्नीचर का आइटम तैयार हुआ है, तो वो विद इन ए ईयर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो लकड़ी पहले यूज हुआ करती थी, वो अल्टरनेट उसमें के 10 साल के बाद, फिर 10 साल वाली का 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 1 साल के बाद, जो लकड़ी अल्टरनेट में एटलीस्ट 10 साल की एज की लकड़ी का फर्नीचर तैयार होता था। यही वजह है कि बरेली का फर्नीचर आज भी मौजूद है जहाँ पे रखा हुआ है। आप हैं श्री अकबर हुसैन। मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। यही मतलब बरेली से सीखे अपने उस्ताद से। बहुत से जैसे कि फर्नीचर में लकड़ लेने आनी पड़ती है जाके,
अपने आप ही। और जो सामान चाहिए होता है उसका वो भी लाना पड़ता है खुद ही। मशीन पे भी जाना होता है, दुकानदार नहीं चला पाता लकड़ी तो मशीन पे जाओ, या खराद के लिए जाना है जो टर्निंग बोलते हैं इसको, वो करानी पड़ती है अपने हाथ से जा करके, बोलना पड़ता है जाकर उसको भाई टर्निंग करके दे जल्दी। फिर वो ये हम लोग का यहाँ पे काम वाम रहता सही है। पहले जो काम था बहुत बढ़िया था, जिसमें बरेली का नाम था, बरेली के कारीगर बड़ी हैं, हम जो है अपने हाथ से ही काम करते हैं, सभी चीज़ बना लेते हैं। मतलब चेयर है, सोफा है, आपके कबाड़ है, अलमारी हैं, बेड हैं, ये बनाते हैं। मेरा नाम मुख्तार अंसारी है, दस्तकार बुनकर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज के दौर में रॉ मटेरियल लकड़ी जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है, और उसी के साथ में तमाम उससे वाबस्ता, उससे संबंधित जितने भी उस पर आप फर्नीचर के साथ में सनमाइका वगैरह ये सारी चीज़ों के रेट कहीं बहुत कुछ ऊपर पहुँच चुके हैं। उसकी वजह से जो इसका कारीगर है वो अमूमन अपने हाथ से किसी न किसी पार्टी के अगर आर्डर मिलते हैं उसी आर्डर के ऊपर ही वो अपना काम कर रहा है। जो कुछ भी माल बन रहा है मैक्सिमम किसी न किसी, चाहे वहाँ के बरेली से बाहर के किसी आदमी का मतलब बन रहा है, किसी व्यापारी का बन रहा है, तो अमूमन ज़्यादातर काम जो है लोग किसी न किसी के आर्डर पर यहाँ बना रहे हैं। आजकल यहाँ पर बेडों की मतलब जैसे कि मुशायरी की आप मतलब ऊपर का जो उसका तकिया होता है, बेड बनना है, और सोफे सेट बनना है, ये सब काम बरेली से अच्छे तादाद में होकर जाता है। सिकलापुर, जसौली, बाकरगंज, ये हैं बरेली शहर के वो पुराने इलाके जो फर्नीचर निर्माण के बड़े केंद्र हैं। बरेली शहर के करीब 40 से 50 हजार लोगों की रोजी रोटी इस कारोबार से जुड़ी है। नए पुराने कारोबारियों को मिलाकर 300 के करीब फर्में इस कारोबार में लगी हुई हैं। अगर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की बात की जाए तो पता चलता है लकड़ी व्यापारी, कारपेंटर, कार्विंग, खराद, पॉलिश, बुनाई, पैकिंग, लोडिंग समेत करीब 12 श्रेणियों के लोग इस कारोबार को चलाने में अपना योगदान देते हैं। फर्नीचर उद्योग के निर्माण प्रक्रियाओं से कई हजार लोग जुड़े हुए हैं। बरेली का फर्नीचर उद्योग हस्तशिल्प का एक अनूठा और अद्वितीय उदाहरण है, और इसके जनक अथवा प्रणेता हैं इस कारोबार के कारीगर, जिनकी मेहनत से चमकता है फर्नीचर। बरेली के फर्नीचर जहां अपनी खूबसूरती, बेजोड़ जोड़दारी और मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं एक और खास बात है जो इनकी पहचान अलग करती है, वो ये कि यहाँ लकड़ी के फर्नीचर ही नहीं बल्कि बेंत और बांस के फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। इस उद्योग से जुड़ी महिला श्रमिक सपना सक्सेना। मैं यहाँ मथुरापुर में बांस के शोपीस बनाती हूँ। मुझे 1 साल हो गया सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेती हूँ। मैं इसमें छोटे शोपीस बनाती हूँ, बुनाई वगैरह है वो सब करती हूँ। इसमें बांस के शोपीस बनते हैं, सोफ़ा बनता है, उसमें बुनाई होती है, कुर्सी वगैरह उसमें बुनाई होती है, मैगजीन होल्डर है वो बनाती हूँ। नहीं, हमने ट्रेनिंग की थी इसमें, फिर अब उसमें प्राइवेट उस पर करते हैं। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम है, इससे जुड़े हैं, क्योंकि जब पुरुष भाग ले रहे हैं तो इसमें लेडीज़ों को भी भाग लेना चाहिए। आजकल की लेडीज़ पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि आगे जो लड़कियाँ हैं वो भी कंधा से कंधा मिला के चलें पुरुषों के साथ। यहाँ करीब 6-7 हजार कारीगर इस काम को करते हैं। लगभग 50 फर्में इस कारोबार से जुड़ी हैं। इस कारोबार के लिए त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों से बेंत और बांस आते हैं। यहाँ बेंत और बांस के फर्नीचरों की काफी मांग है। ग्राम उद्योग समिति के सचिव श्री नदीम कहते हैं, काम तो कम से कम 15 साल से हो रहा है हमारे यहाँ। पहले बेंत का होता था, अब 2006 से ये बैम्बू केन का फर्नीचर और डेकोरेटिव पीस वगैरह ये सारे बनाता हूँ मैं। नॉर्थ ईस्ट में जो वैरायटियाँ मिलती हैं बैम्बू की वो हमारे यूपी में नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि जो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है वो हमारे यूपी में भी अवेलेबल होना चाहिए। ट्रेनिंग लेना पड़ी थी, जो त्रिपुरा में अगरतला में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया 6 महीने का। 500 आर्टिजन जुड़े हुए हैं, वो सारा बैम्बू का सीख रहे हैं। वहाँ से गवर्नमेंट से जो ट्रेनिंगें मिलती हैं, वर्कशॉप है, डिजाइन प्रोग्राम है। इसमें फर्नीचर में सारा आता है, सोफ़ा, बेड, कुर्सी, टेबल, मुंडा, और डेकोरेटिव पीस में भी सारा फ्लावर पॉट, मैगजीन होल्डर, जितना भी सारा आइटम आता है सब बनता है। खपत हम एग्जीबिशन में करते हैं, ऑल इंडिया खपत है इसकी, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, कानपुर। मैं सोचता हूँ इसको बहुत ऊंचे स्तर तक लेके जाऊँ, और यूपी में मेरे अलावा और कई जगह भी हो जाए, जिससे जो है जो बांस की जानकारी जिन लोगों को नहीं है उनको भी हो जाए। बांस किस किस यूज में आ सकता है वो लोग ये भी पहचान सकें। अच्छा प्रॉफिट है इसमें। बहुत कठिन प्रक्रिया है बेंत के फर्नीचर निर्माण की। पहले बेंत को फर्नीचर के माप के अनुसार काटा जाता है, फिर करीब 12 घंटे पानी में भिगोने के बाद जरूरत के मुताबिक छिलाई की जाती है। रेत से बेंत को रगड़कर उसका प्राकृतिक रंग उभारा जाता है।
इसके बाद जरूरत के हिसाब से बेंत को तपाकर मोड़ा जाता है। अंत में तैयार माल की मांग अनुरूप पॉलिश की जाती है। व्यवसायी श्री नरेश भाटिया। मुझे इस व्यवसाय में जुड़े हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं, जिसमें मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भामाशाह अवार्ड भी दिया जा चुका है। मेन जो केन और बम्बू है, पहले तो शुरू में बरेली में होता था, मगर अब क्योंकि शहर बस गया है तो यहाँ से बम्बू खत्म हो गया है। और वैसे जो है आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से, नेपाल से या कुछ पूर्वी इलाके हैं जो वहाँ से ये सब रॉ मटेरियल इसका आता है। फर्नीचर में तो लगभग सभी तरह की आइटम आ जाती है, डाइनिंग सेट, चेयर्स, सोफा सेट्स वगैरह, झूले वगैरह। इसके अलावा दंगा उपकरण एक आइटम और बनती है जो राइड्स में काम आती है। डंडा हो गया पुलिस का, और केन शील्ड हो गई, बॉडी प्रोटेक्टर हो गए। ये टोटल हाथ का काम है। तो हाथ का काम होने की वजह से इससे एक तो बेरोजगारी दूर होती है। जितनी बेरोजगारी इस आइटम में दूर होती है, मैं नहीं समझता किसी और आइटम में होगी, क्योंकि इसमें टोटल ए से जेड तक एक आइटम बनने में लगभग 20 आदमियों का योगदान होता है। विदेशों में जो माल एक्सपोर्ट होता है वो मुरादाबाद और दिल्ली के थ्रू होता है यार, क्योंकि बरेली में इसकी अप्रोच नहीं है, यहाँ डायरेक्ट टच नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ से नहीं हो पाता। वरना करना तो यहाँ से भी चाहते हैं, और मेरे द्वारा 2-3 बार किया भी जा चुका है डायरेक्ट, मगर क्योंकि यहाँ ज्यादा फैसिलिटी नहीं है इसलिए यहाँ से नहीं हो पाता। बेंत फर्नीचर निर्माण से जुड़े श्रमिक श्री गुलाब राय। मैं सर करीब 20 साल हो गई इसका। तो ये होता है ब्लू लाइन इससे गर्म करके जो है इसका आकार और वो डिजाइन जो होती है इसकी वो आती है कटला, उसे हिसाब से देख के जो है डिजाइन बनाते हैं। बांस के फर्नीचर की भी अलग ही निर्माण प्रक्रिया है। पहले इसे करीब 24 घंटे पानी में भिगोकर केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जो बांस को विकारों से मुक्त करता है। फिर जरूरत के अनुसार काटकर सुंदरता के लिए आग से ब्लैक शेड्स दिए जाते हैं। रेगमाल से घिसाई के बाद इसकी पॉलिश की जाती है। फिर तैयार किए जाते हैं इसके फर्नीचर। बरेली में बांस के फर्नीचर बनाने का काम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान तिलियापुर के नत्थू हुसैन ने सन 2005 में शुरू किया। नत्थू हुसैन 1985 से बेंत के फर्नीचर बनाते थे, लेकिन 2005 में बांस के फर्नीचर बनाना शुरू करके उन्होंने बरेली के इस कारोबार को एक नई दिशा दी। फर्नीचर बनाना स्वयं में ही एक हाथ की जादूगरी है, कला है, शिल्प है। बांस और बेंत के काम को भी हस्तशिल्प की मान्यता प्राप्त है। इनसे फर्नीचर के अलावा भी कई आकर्षक चीजें बनती हैं। बांस और बेंत के काम करने वालों को हस्तशिल्प विभाग से मदद भी मिलती है। किस रूप में मिलती है ये मदद? क्या है ये सुविधाएं? कैसी हैं श्रमिक कल्याण योजनाएं? क्या है हस्तशिल्प विभाग का श्रमिक हित क्षेत्र में क्रियाएं? इस बाबत हमसे बात कर रहे हैं सहायक निदेशक श्री विनय कुमार श्रीवास्तव। मैं सहायक निदेशक प्रशासन व समन्वय सेवा केंद्र बरेली में तैनात हूँ। हमारे यहाँ बांस और बेंत का कार्य काफी अधिक हो रहा है, और यहाँ पे एक संगठन हमारे हैं, मॉडर्न ग्रामोद्योग संस्थान है। ये सीबीगंज में इनका अपना है, क्लस्टर है, और इसमें इनको जो है हमारे विभाग ने एक योजना दी है जो करीब करीब 1 करोड़ की होती है, और ये 3रा साल चल रहा है। इसमें करीब करीब उनके 380 आर्टिसंस हैं जो खाली केन और बेम्बू का काम करते हैं। उनको प्रशिक्षित करके उनको स्किल अपग्रेडेशन और डिजाइन वर्कशॉप वगैरह दे करके हम उनको मनोबल को उनके बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे 365 दिन गांधी शिल्प बाजार पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, उसमें जो हमारे हस्तशिल्प योजना के जितने भी कारीगर होते हैं और जिस स्टेट के होते हैं, उनको ले करके उनको हिंदुस्तान के कोने कोने तक जो है इस मैसेज को भेजते हैं, और साथ में वो अपने सामान ले जाते हैं, वहाँ पे बिक्री भी करते हैं। तो इस तरह से बेंत का काम जो है बरेली में इस क्लस्टर के माध्यम से इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ हमारे पास इंडिविजुअल भी शिल्पी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, और विभिन्न गांधी शिल्प बाजारों में हम उनको उनके प्रोडक्ट साथ भेजते रहते हैं। जो भी हमारे शिल्पी होते हैं उनको एक हम प्रैक्टिकल टेस्ट से गुजार करके और ये देख लेते हैं कि काम वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और इसके लिए हमने ऑफिस में ही एक अड्डा लगा रखा है। इसी पे उनके काम की जांच होती है, और जब काम की जांच हो जाती है उसके बाद उनको जो है शिल्पी कार्ड दिया जाता है। जब वो शिल्पी कार्ड पा जाते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे विभाग में जितनी भी सहूलियत होती है उससे रूबरू होते हैं। पहली सहूलियत हम देते हैं, एक जनश्री बीमा योजना हम साथी में क्लब करते हैं इनके, जिसमें कि पहले ये 40 रुपया जनश्री बीमा योजना में लिया जाता था, लेकिन पिछले 3 सालों से शिल्पियों के जो अंशदान होते हैं उसको मुआफ कर रखा है। और आज की तारीख में हम पिछले 3 सालों से शिल्पियों से का इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन हम उनसे 1 पैसा नहीं लेते हैं। ना हम शिल्पी कार्ड बनाने का कोई पैसा लेते हैं, इसका भी
अभी कोई हमारे यहाँ नहीं है। साथ ही साथ जब शिल्पी कार्ड बन जाता है फिर उसके बाद वो शिल्पी जो होता है वो अपने उसकी फोटोकॉपी दे करके जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें वो रजिस्टर्ड हो सकता है। उसमें जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनको 150 रुपए और जो बीपीएल के नीचे या बीपीएल कार्ड के होते हैं उनके 75 रुपए उसमें अंशदान देना होता है और साल भर के लिए ये उनको सहूलियत मिलती है। इस सहूलियत में 15,000 रुपया साल में तक जो है उनको जो नॉमिनेटेड और हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे उनको ये सहूलियत मिल जाती है। इसके साथ ही साथ जो हमारे शिल्पी 60 साल के कंप्लीट कर लेते हैं उनको एक वृद्धावस्था पेंशन का भी होता है। इसके साथ ही साथ हमारे जो शिल्पी जो आप अपना बढ़िया सा बढ़िया मास्टरपीस बना करके अपने डीआईसी के थ्रू जमा करते हैं, कानपुर जाता है तो उन लोगों को एक स्टेट अवार्ड भी दिया जाता है और नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। पहले स्टेट अवार्ड की प्रक्रिया होती है तो वो कानपुर में एक कमेटी होती है जिसमें हमारे कार्यालय के अधिकारी भी होते हैं और जेल 2 केंद्र के निर्देशक वगैरह होते हैं। ये लोग मिल करके उसका चयन करते हैं और जो 10 शिल्पी चयनित होते हैं एक साल में उनको स्टेट अवार्ड दिया जाता है। फिर वो स्टेट अवार्ड वाले एप्लीकेशन सब चली जाती है दिल्ली में और दिल्ली में वहां से नेशनल अवार्ड के लिए होता है। इसके बाद एक इसमें से भी जो नेशनल अवार्ड हो जाता है उसके लिए एक शिल्प गुरु का प्रोविजन होता है। हमारे यहाँ इसमें 5 शिल्प गुरु हो गए हैं। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1 लाख रुपया, एक तामपत्र और एक वस्त्रम पहना करके उनका सम्मान करते हैं। इसके सिवा जो हमारे स्टेट अवार्डी होते हैं उनको हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के नाम से एक स्कीम भी देते हैं जिसमें वो अपने अंडर में कम से कम 10 बच्चे रख करके वो खुद स्वयं गुरु होते हैं और शिष्य जो होते हैं वो उनको प्रशिक्षित करते हैं और उसी में से उस काम को बढ़ावा देने के लिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस कारोबार ने लगभग 2 दशक पूरे कर लिए हैं। इसी बीच आए बहुत सारे बदलाव। प्लास्टिक, लोहा, प्लाईवुड और चीनी फर्नीचर के आने के बाद परंपरागत फर्नीचर कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा है। मांग के अनुरूप शीशम और सागौन की लकड़ी का ना मिल पाना, साथ ही लकड़ी के दामों में बेतहाशा वृद्धि भी नुकसान का अहम कारण है। उम्दा फर्नीचर के लिए 40 से 50 साल के शीशम और सागौन की जरूरत होती है। पिछले 2 दशकों लकड़ी की अंधाधुंध कटाई तो हुई ही, साथ ही तेजी से बढ़ने वाले यूकेलिप्टस और पॉपुलर के रोपण में तेजी आई, जिससे फर्नीचर के लायक मिलने वाली लकड़ी की आपूर्ति में कमी हुई। एक बात और, देश के बड़े राज्यों में पहले बरेली से बड़े पैमाने पर फर्नीचर जाता था, लेकिन पिछले सालों में ढुलाई की दरों में इजाफे और कई राज्यों में इस कारोबार पे लगे टैक्स से भी बाहरी राज्यों में मांग घटी है। विगत 5 वर्षों में चीनी फर्नीचर के कारण करीब 25% मांग घटी है। इन सब के चलते कारीगरों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। कारीगर मोहम्मद रईस कहते हैं, हम लोग तो कारीगर है, जो हम लोग का दुकानदार लकड़ी देता है उसी को हम बनाते हैं। वो अगर हमसे कहता है इसके अंदर आम की लकड़ी मिला दो तो हम उसको मिला के कर देंगे। काम अच्छा लगता है सर, लेकिन इसमें अभी महंगाई ज़्यादा है और पैसा कम, सोफे पे आइटम पे पैसा कम मिलता है, इसलिए काफ़ी दिक्कत आती है। पहले जो था महंगाई कम थी, काम हम करते हैं उसका रेट वही है, महंगाई ज़्यादा है, काम भी कम है। 12 महीने में 6 महीने काम, बाकी 6 महीने काम नहीं मिलता। बाकी ये हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ काम नहीं मिलता इसलिए परदेश जाना पड़ता है। एक बड़ी आबादी इस काम को सीखने की जगह जरी जरदोजी, कारचोबी आदि कामों को करने लगी है। जहां कारीगरों की अपनी कुछ समस्याएं हैं, वहीं व्यापारियों के भी कुछ दीगर मसलेहात हैं। इन मसलेहातों के साथ आप हैं युवा पत्रकार श्री अजीत विसारिया। बरेली में तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जिससे यहाँ का जो फर्नीचर व्यवसाय है वो बहुत आगे जा सकता है। हम देश विदेश में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं, लेकिन जो उपलब्ध संसाधन हैं वो उतने नहीं हैं कि जो साधारण जो आम कारोबारी हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। सरकार तमाम स्कीम्स उद्योग विभाग के मार्फत चला तो रही है इनके प्रोत्साहन के लिए, लेकिन इनका लाभ आम कारोबारी तक नहीं पहुंच पा रहा है। 2 या 3 एनजीओज हैं जो भी स्कीम सरकार की आती है उसका लाभ वही एनजीओज ले जाती हैं। एक सबसे बड़ी समस्या ये है मार्केटिंग की। आम आदमी जो आम कारोबारी है वो चीज़ों को बना तो लेता है, वो एक शानदार फर्नीचर, अच्छी कुर्सी, अच्छा सोफ़ा और तमाम चीज़ें जो है जो
बेत के आइटम हैं वो बहुत अच्छी कारीगरी है बरेली में, लेकिन सबसे बड़ी बाधा ये है कि उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। यहाँ अर्बन हाट बना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये विकास भवन के पास जो अर्बन हाट है इसका समुचित लाभ आम कारोबारी को नहीं मिल पा रहा है। इसका एकमात्र कारण है प्रोत्साहन का अभाव। फिर वही कहूँगा कि यहाँ का शिल्पकार बहुत योग्य है, लेकिन एक बात सच है कि जो बाजार की डिमांड है उसमें जरूरत है कि वो उनकी प्रतिभा और निखरे, और वो तभी निखर सकती है जब उनके लिए ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिसमें वो अपने आर्टिकल को, अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बना सकें। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारे देश का जो एलीट क्लास है उसको उनका प्रोडक्ट पसंद आए, उसमें कुछ ऐसी कारीगरी हो। तो इसके लिए यही सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनके लिए हम समय समय पर प्रशिक्षण दें, जिसका यहाँ अभाव है। दूसरी समस्या ये है कि उनके पास पूंजी का अभाव है। अगर उनके पास पैसा होगा, काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो पैसा है ना, अगर उनके पास पैसा होगा तभी वो काम कर पाएंगे। पैसा यहाँ उन लोगों के पास है जो फर्नीचर के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, और इसका नतीजा ये है कि ये कारीगर, ये शिल्पी, ये बिल्कुल उन लोगों के चंगुल में फंस चुका है जिनके पास पैसा तो है, लेकिन जिनके पास कला को, इस जो फर्नीचर में भी एक कला होती है, उसको बनाने में भी एक कला, एक दिमाग लगता है, उस कला को विकसित करने का ना तो विजन है और ना ही उनके पास क्षमता है। फर्नीचर बनाना एक शिल्प है। ये उद्योग एक हस्तशिल्प का उद्योग है, इसीलिए हाथ से बनी चीजों पे टैक्स नहीं हो तो अच्छा होगा, जिससे कुटीर उद्योगों को काफी मदद मिलेगी। हमारे भारत की हस्तशिल्प की विरासत बची रहेगी। बरेली शहर की ये विरासत, ये परंपरागत फर्नीचर का कारोबार जो रखता है अनूठी पहचान, यूं ही बरकरार रहेगी। फले फूल संपदा, फले फूल संपदा, कला श्रम